दोस्तों नमस्कार। महिला पर्यवेक्षक 4 अप्रैल 2025 के लिए जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए हमने टॉप 150 प्लस एमसीक्यू आपके लिए लेकर आए हैं, जो प्रथम और द्वितीय पाली के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। दोस्तों बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है, कंप्लेन आता है कि जो आपके द्वारा पढ़ाया जाता है वो आता नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए, पेपर डिसाइड करना किसी के हाथ में नहीं होता, चाहे कोई भी कोचिंग सेंटर वाला हो या कोई भी यूट्यूबर हो। वो सिर्फ़ और सिर्फ सिलेबस के आधार पर आपकी तैयारी कराते हैं। और अगर आप किसी को अगर ये जानकारी होता कि सिर्फ यही प्रश्न आएंगे तो और प्रश्न देने की क्या ज़रूरत थी। आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं तब तो फिर आपको सिर्फ वही वीडियो देखनी चाहिए जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन आने वाले हैं आपकी एग्ज़ाम में। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना। इसीलिए जो लोग भी तैयारी कराते हैं, चाहे हम हो या कोई भी हो, उन सब की सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन रहती है, उम्मीद रहती है कि वो आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट दे सकें। ठीक है, तो चलिए, आप चाहे कितनी भी महंगी किताब खरीद लें, किसी भी क्वेश्चन और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप कोचिंग कर लें, लेकिन वहाँ भी आपको 100% ये नहीं बताया जाएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ यही प्रश्न पढ़ लो, यही आने वाला है ना। सिर्फ एक उम्मीद लगा के पढ़ा जाता है और एक उम्मीद लगा के तैयारी की जाती है दोस्तों। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हाँ, तैयारी जारी करिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि अगर आप तैयारी करना छोड़ देंगे तो फिर एग्ज़ाम क्रैक करना और मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप निराश बिल्कुल मत होइएगा कि हमने जो पढ़ा वो नहीं आया, क्योंकि देखिए, ना तो वो आपके हाथ में है और ना तो हमारे हाथ में है। ठीक है, हमारा काम है आपको सही तरह से गाइड करना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम शुरू करते हैं। जो 4 अप्रैल 2025 को होने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए भी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 150 प्लस क्वेश्चन, उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को प्रसव से पहले किसकी जांच करानी चाहिए? रक्तचाप, वजन, हृदय दर या कोई जांच आवश्यक नहीं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रक्तचाप। जो ब्लड प्रेशर है, तो प्रसव से पहले गर्भवती महिला को ब्लड प्रेशर की जांच करानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित प्रसव का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुरक्षित प्रसव जो होता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रसव को जल्दी से जल्द पूरा करना, माँ को सुरक्षित रखना, शिशु को बचाना या माँ और शिशु का स्वास्थ्य सुनिश्चित करना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माँ और शिशु का स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। ठीक है, सुरक्षित प्रसव का यही उद्देश्य होता है। सिर्फ माँ को बचाना या शिशु को बचाना, ये क्या है कि दोनों को बचाना होता है और दोनों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के लिए स्वच्छ स्थान क्यों आवश्यक है? संक्रमण रोकने के लिए, सुविधा के लिए, आरामदायक माहौल के लिए या डॉक्टर की सुविधा के लिए? अब यहाँ पे ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन देख के लग रहा है कि ये चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन चारों सही नहीं है। आप इन चार में से किसी एक को सेलेक्ट करना है। तो अगर आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप किसको टिक करेंगे? आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगर आप इसमें टिक कर सकते हैं तो। और अगर आपको नहीं पता तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्रमण रोकने के लिए। ठीक है, क्योंकि प्रसव के दौरान जो संक्रमण की समस्या है, ज़्यादा उसकी संभावना रहती है संक्रमण होने की। ठीक है, इसीलिए संक्रमण को रोकने के लिए एक स्वच्छ स्थान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, प्रसव के दौरान कौन सी स्थिति सबसे सुरक्षित मानी जाती है? स्क्वाटिंग, लेटी हुई, खड़े होकर या घुटनों के बल? ठीक है, तो प्रसव के दौरान जो स्थिति है, जो पोजीशन है, तो कौन सी सुरक्षित पोजीशन है? लेटी हुई पोजीशन। ठीक है, बाकी पोजीशन सही नहीं है। प्रसव के दौरान लेटी हुई पोजीशन ही सबसे सुरक्षित मानी जाती है। नेक्स्ट है, संक्रमण से बचाव के लिए प्रसव से पहले क्या किया जाना चाहिए? हाथ धोना, सिर्फ साफ कपड़े पहनना, दवाइयाँ लेना या अधिक पानी पीना? तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए आपके हिसाब से? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाथ धोना। सिर्फ हाथ धोना ही क्यों? क्योंकि देखिए, संक्रमण से बचाव के लिए सिर्फ कपड़े पहन लेने बस से संक्रमण नहीं रुकेगा, सिर्फ दवाइयाँ ले लेने से संक्रमण नहीं रुकेगा, अधिक पानी ले लेने से भी संक्रमण नहीं रुकेगा। क्योंकि डिलीवरी के दौरान क्या होता है, अगर आपने हैंड वॉश नहीं किया है
तो बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, तो मतलब कि प्रवेश करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, इसीलिए प्रसव से पहले जो भी नर्स हैं, दाई हैं, जो भी डिलीवरी कराते हैं, तो उनका हैंड वॉश होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को प्रसव से पहले कौन सा टीका लगवाना चाहिए? सबको पता होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो पता ही होगा, टिटनेस का टीका लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुरक्षित प्रसव के लिए प्रसव पूर्व कितने बार जांच करानी चाहिए? कम से कम 4 बार, कम से कम 1 बार, कम से कम 2 बार, या जांच आवश्यक ही नहीं है? तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा कम से कम 4 बार ज़रूर प्रसव से पहले जांच करानी चाहिए। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला को प्रसव से पहले कौन सा आहार अधिक लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट से भरपूर, प्रोटीन युक्त, वसा युक्त, या आयरन और कैल्शियम युक्त? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन और कैल्शियम युक्त आहार लेना चाहिए। नेक्स्ट है, प्रसव के तुरंत बाद नवजात की नाल कब काटी जानी चाहिए? प्रसव के तुरंत बाद जो नवजात शिशु होता है उसकी जो नाल काटते हैं ना, तो उसके मतलब प्रसव के कितने समय बाद काटनी चाहिए? 1 से 3 मिनट बाद, या तुरंत काट देना चाहिए, 10 मिनट बाद, या 30 मिनट बाद? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा 1 से 3 मिनट के बाद। ठीक है, तुरंत नहीं काटते हैं, कम से कम 1 से 3 मिनट के बाद उसकी नाल काटी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के दौरान संकुचन, जिसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, प्रसव के दौरान संकुचन की पहचान कैसे की जाती है? पेट में दर्द और कठोरता, केवल पेट में दर्द, केवल बेचैनी, या केवल घबराहट? तो दोस्तों यहाँ पे जो केवल वाले शब्द हैं इनको आप हटा दीजिए, तो इस आपका राइट आंसर निकल आएगा पेट में दर्द और कठोरता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, सिजेरियन प्रसव कब किया जाता है? सभी मामलों में, जटिल मामलों में, माँ की इच्छा पर, या डॉक्टर की इच्छा पर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जटिल मामलों में, जो ऑपरेशन के द्वारा डिलीवरी होती है ना, उसी को सिजेरियन प्रसव कहते हैं। तो ये जब क्रिटिकल कंडीशन होती है तब जो है तो सिजेरियन प्रसव किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रसव के बाद कितने दिनों तक माँ को पर्याप्त आराम करना चाहिए? कम से कम 2 सप्ताह, कम से कम 3 सप्ताह, कम से कम 6 सप्ताह, या कोई आवश्यकता नहीं? तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों, डिलीवरी के बाद अब आराम करने की आवश्यकता होती है, लेकिन उसका भी एक टाइम ड्यूरेशन है कि कब तक आराम करना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम कितना? 6 सप्ताह, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें, और ऐसे ही हम डे बाय डे प्रत्येक डेट के लिए आपको वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात को जन्म के तुरंत बाद क्या दिया जाना चाहिए? कोई औषधि, शहद, पानी, या त्वचा से त्वचा संपर्क? तो क्या देना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, त्वचा से त्वचा संपर्क। ठीक है, जो स्किन टू स्किन जो अटैचमेंट होता है वो देना चाहिए। क्यों? गर्मी के लिए। ठीक है, जो टेम्परेचर है वो बनाए रखने के लिए त्वचा से त्वचा संपर्क जरूरी है। नेक्स्ट है, प्रसव के प्रथम चरण में मुख्य रूप से क्या होता है? नाल का बाहर आना, शिशु का जन्म, गर्भाशय ग्रीवा का पूर्ण फैलाव, या प्रसव का आरंभ? तो प्रसव के चरण होते हैं ना, कितने चरण में प्रसव होता है? तो प्रसव का जो प्रथम चरण है तो इसमें क्या होता है? गर्भाशय ग्रीवा का पूर्ण फैलाव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के किस चरण में गर्भाशय संकुचन सबसे तीव्र होता है? प्रारंभिक चरण, सक्रिय चरण, संक्रमण चरण, या नाल बाहर आने का चरण? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है संक्रमण चरण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसव की जटिलता का संकेत नहीं है? लंबे समय तक संकुचन रहना, अत्यधिक रक्तस्राव, शिशु की हृदय गति सामान्य रहना, या गर्भाशय ग्रीवा का न खुलना? तो दोस्तों जो प्रसव जटिलता का संकेत नहीं है वो क्या है? शिशु की हृदय गति सामान्य रहना। अगर शिशु की हृदय गति सामान्य है, ठीक है, तो ये प्रसव की जटिलता का संकेत नहीं है, ये तो अच्छा माना जाता है। बाकी के जो ऑप्शन है वो खतरनाक हैं। अगर इनमें से कोई भी एक ऑप्शन वो हो गया
तो फिर ये इसको मतलब कि जटिल परिस्थिति मानी जाती है प्रसव में। नेक्स्ट है, अगर प्रसव के दौरान शिशु का सिर पहले नहीं आता है तो इसे क्या कहा जाता है? सिर प्रस्तुति, नितंब प्रस्तुति, अनुप्रस्थ झुकाव या श्रोणि प्रस्तुति? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होता है नितंब प्रस्तुति, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर प्रसव के दौरान शिशु का सिर पहले नहीं आता है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? नितंब प्रस्तुति, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट है एपिजियोटॉमी। एपिजियोटॉमी किस स्थिति में की जाती है? जब शिशु का सिर बड़ा हो, जब प्रसव शीघ्र करवाना हो, जब प्रसव लंबा हो रहा हो, या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। जब ये तीनों कंडीशन लागू हो तभी जाके एपिजियोटॉमी की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, और ये एपिजियोटॉमी होता क्या है इसमें देख लीजिए, यहाँ हमने इसको डिस्क्राइब भी किया है कि योनि के प्रवेश द्वार पर एक सर्जिकल कट जो निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है। कब जो कट लगाते हैं कि जब शिशु का सिर बड़ा हो, जब प्रसव शीघ्र करवाना हो, या जब प्रसव लंबा हो रहा हो। इन तीन कंडीशन में एपिजियोटॉमी किया जाता है, और एपिजियोटॉमी का मतलब होता है कि योनि के प्रवेश द्वार पर एक सर्जिकल कट लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्नियोटॉमी किस उद्देश्य से की जाती है? गर्भाशय संकुचन को बढ़ाने के लिए, संक्रामक रोगों की रोकथाम, शिशु को नाल से जोड़ने, या प्रसव को रोकने के लिए? तो ये आप पहले हमको ये बताइएगा, क्या आपको अम्नियोटॉमी का ये अर्थ पता है कि अम्नियोटॉमी क्या होता है? अगर पता है तो कमेंट करिएगा, और नहीं पता है तो फिर हम आपको बता ही देंगे। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्भाशय संकुचन को बढ़ाना। ठीक है, और अम्नियोटॉमी क्या है यहाँ पे आप पढ़ लीजिए कि अम्नियोटॉमी एक प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर या दाई द्वारा गर्भाशय की झिल्ली को कृत्रिम रूप से फाड़ा जाता है। यह मुख्य रूप से निम्न उद्देश्यों में की जाती है। कौन कौन सी है? प्रसव प्रक्रिया को तेज करने, ठीक, और प्रसव को प्रेरित करने, और शिशु पर निगरानी के लिए। ठीक है, इन तीन कंडीशन में अम्नियोटॉमी की जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शिशु का जन्म होता है लेकिन नाल नहीं निकलती तो इसे क्या कहा जाता है? अधूरा प्रसव, गर्भावस्था जटिलता, नाल अवरोध, या अवरुद्ध प्रसव? तो इसको कहते हैं दोस्तों नाल अवरोध। ठीक है, शिशु का जन्म तो हो गया लेकिन नाल बाहर नहीं निकली तो इसको कहते हैं नाल अवरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत एक उच्च जोखिम वाले प्रसव की ओर इशारा करता है? संकुचन नियमित और तीव्र हो, पानी की थैली पहले ही फट जाए, गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह खुल जाए, या प्रसव जल्दी शुरू हो जाए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी की थैली पहले ही फट जाए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन पहले आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद ही आपको आंसर देना है। आपको सिर्फ करेक्ट आंसर पर ध्यान नहीं देना है, आपको पूरे ऑप्शन को पहले पढ़ना है, इसके बाद फिर आंसर देना है, क्योंकि जब आपकी तैयारी इस हिसाब से होगी पूरे ऑप्शन को पढ़ के, तभी आप एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर गेन कर पाएंगे। अदरवाइज़ यहाँ सिर्फ करेक्ट आंसर देखेंगे और एग्ज़ाम हॉल में अगर पूरे ऑप्शन पढ़ेंगे तो वहाँ फिर आपको डाउट होगा। ठीक है, और अगर किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी ऑप्शन में डाउट हो, कोई आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप हमको कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीटोसिन का कार्य करता है? ठीक है, ऑक्सीटोसिन का कार्य क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्री मैच्योर लेबर कब कहा जाता है? ठीक है, तो ये तो हमने पहले भी अपने वीडियो में बताया था। इसका राइट आंसर होगा कि अगर 37 सप्ताह से पहले प्रसव हो जाता है तो इसको प्री मैच्योर लेबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बच्चे का सिर बहुत बड़ा है और योनि और श्रोणि संकीर्ण है तो कौन सा प्रसव पद्धति अपनाई जाती है? सामान्य प्रसव, वैक्यूम प्रसव, सिजेरियन प्रसव, या एपिड्यूरियल प्रसव? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिजेरियन प्रसव। ठीक है, अगर बच्चे का सिर बहुत बड़ा है तो फिर प्रसव के दौरान सिजेरियन प्रसव कराया जाता है, मतलब कि ऑपरेशन किया जाता है। नेक्स्ट है, जब शिशु का दिल असामान्य रूप से धीमा धड़कने लगे तो इसे क्या कहा जाता है? ब्रैडीकार्डिया,
टैकीकार्डिया, अस्थिरता या परिजिमा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रैडीकार्डिया, ऑप्शन नंबर ए। जब असामान्य रूप से धड़कने लगा, अब देखिए असामान्य रूप से धड़कने का मतलब है कि या तो बहुत ज़्यादा धड़कने लगा या बहुत कम धड़कने लगा, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, ज़्यादा या कम, तो ऐसी कंडीशन को ब्रैडीकार्डिया कहा जाता है। नेक्स्ट है मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम किस स्थिति में होता है? जब नवजात शिशु सांस लेने में कठिनाई महसूस करता है, जब शिशु की नाल पहले टूट जाती है, जब माँ को गर्भावस्था के दौरान मधुमेह हो, या जब प्रसव बहुत तेज हो? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब नवजात शिशु सांस लेने में कठिनाई महसूस करता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा। जहाँ भी आपको दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और लास्ट में आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपके टोटल कितने नंबर सही हुए, कितने गलत हुए, और क्वेश्चन का लेवल आप ज़रूर बताइएगा कि आपको और किस लेवल के क्वेश्चन चाहिए, क्योंकि हम हाई से हाई लेवल क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, और उम्मीद यही करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन लाएँ तो इनमें से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंसे। और देखिए ऐसा नहीं कह सकते कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसते नहीं हैं, हाँ ये अलग बात है कि ये क्वेश्चन किसी और दिन आए रहे हों और आपकी किस्मत ख़राब हो तो आपके दिन ना आए, वो अलग बात है। लेकिन देखिए अगर आप एक दिन की तैयारी करने के बाद और सोचेंगे कि हमारा एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है, उसके लिए आपको पूरा सिलेबस ये जो दिया गया था, तो इस पूरे सिलेबस को तैयारी करना था। ठीक, और जो कि हमने अपने पूरे वीडियो में कराया है। अगर आप हमारे वीडियो के रेगुलर व्यूअर हैं, एक दो दिन देखने वाले नहीं कि एक दिन आपने देखा और आपका एग्ज़ाम क्रैक हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको कंप्लीट वीडियो देखना चाहिए और कंप्लीट तैयारी करना चाहिए, फिर आप बोलते तो ये रहता कि हाँ नहीं है, आपका एग्ज़ाम सही नहीं गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रीक्लेम्सिया का मुख्य लक्षण है? इसका मुख्य लक्षण है दोस्तों उच्च रक्तचाप और सूजन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फोर्सेप डिलीवरी का संकेत है? तो इसका जो फोर्सेप डिलीवरी का संकेत है उपरोक्त सभी है। क्या? जब शिशु फंस गया हो तब भी फोर्सेप डिलीवरी होती है, जब माँ बहुत थकी हो तब भी फोर्सेप डिलीवरी होती है, जब प्रसव में देरी हो रही हो तो भी फोर्सेप डिलीवरी होता है। ठीक है, तो मतलब उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब माँ को दर्द कम करने के लिए एपिड्यूरल दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्षेत्रीय संज्ञाहरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रसव के दौरान प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कार्ड किस स्थिति में होता है? तो ये होता है जब नाल शिशु के सिर से पहले बाहर आ जाए। ठीक है, जब शिशु का जो नाल है तो सिर से पहले ही बाहर आ जाता है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कार्ड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रीच डिलीवरी क्या है? ब्रीच डिलीवरी क्या है? तो ये है जब शिशु का पैर या नितंब पहले आ जाता है। ठीक है, इसी को ब्रीच डिलीवरी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशु की एपगार स्कोरिंग किसके लिए की जाती है? तो ये की जाती है दोस्तों शिशु की शारीरिक स्थिति का आकलन करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक मोबिलाइजेशन का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ क्या है? किसी सामाजिक मुद्दे पर लोगों को एकजुट करना, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों हमने यहाँ पे सिलेबस के कई सारे टॉपिक को कवर किया है। अगर आप पूरे क्वेश्चन देखेंगे 150 प्लस क्वेश्चन, तो आपको बहुत सारे टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जो कि इस समय पे आ रहे हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट है हाँ ये है कि वही सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा फिरा के देता है, लेकिन टॉपिक वही रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोबिलाइजेशन का एक प्रमुख घटक है? जनसंपर्क, सैन्य गतिविधि, व्यक्तिगत व्यापार या सरकारी नियंत्रण? तो दोस्तों मोबिलाइजेशन का जो एक प्रमुख घटक है वो है जनसंपर्क, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है सामुदायिक मोबिलाइजेशन में मुख्य रूप से किसका योगदान आवश्यक होता है? तो ये होता है दोस्तों सरकार और गैर सरकारी संगठन का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है
मोबिलाइजेशन किन तरीक़ों से किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजनीतिक मोबिलाइजेशन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? इसका मुख्य लक्ष्य है चुनावों में भागीदारी बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मोबिलाइजेशन का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो इसका सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ग्राम सभा और समूह चर्चा। दोस्तों जो ऑप्शन बड़े बड़े हैं उनको मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, आप उसको थोड़ा सा वीडियो पॉज करके और पढ़ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पूरे ऑप्शन पढ़ा करिए और कुछ लोग कहते हैं कि जो करेक्ट आंसर है उसी बस को पढ़ा करिए। तो आप लोग दोस्तों अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा, ठीक है? जिनको पूरा ऑप्शन पढ़ना है वो आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, और जिनको जल्दी देखना है तो अपनी प्लेबैक स्पीड बढ़ा के देख लें, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में मोबिलाइजेशन का क्या महत्व है? तो इसका महत्व है लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूक करना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन में मोबिलाइजेशन का क्या योगदान है? तो इसका योगदान है दोस्तों लोगों को आपदा से बचने के लिए तैयार करना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मोबिलाइजेशन की प्रक्रिया में कौन सा कारक बाधा उत्पन्न कर सकता है? तो ये है सामाजिक असमानता। सिर्फ सामाजिक असमानता जो है तो मोबिलाइजेशन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट है युवा मोबिलाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है युवाओं को सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिजिटल मोबिलाइजेशन क्या है? ऑनलाइन विज्ञापन देना, डिजिटल उपकरणों का वितरण, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को संगठित करना। तो इसका राइट आंसर है इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को संगठित करना। देखिए दोस्तों ये जो मोबिलाइजेशन शब्द है इसका मतलब ही है क्या? संगठन, ठीक है? संगठन करना। तो जो सामाजिक मोबिलाइजेशन होता है, समुदाय मोबिलाइजेशन होता है, मतलब सामाजिक संगठन। अब यहाँ पे डिजिटल मोबिलाइजेशन पूछा है, इसका मतलब है कि सोशल मीडिया या इंटरनेट का उपयोग करके लोगों को संगठित करना, ये है डिजिटल मोबिलाइजेशन। नेक्स्ट है शिक्षा क्षेत्र में मोबिलाइजेशन क्या उद्देश्य है? शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, सरकारी स्कूलों पर ध्यान देना, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना और साक्षरता दर बढ़ाना, स्कूलों की संख्या बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना और साक्षरता दर बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कौन सा उदाहरण अर्थव्यवस्था में मोबिलाइजेशन को दर्शाता है? निवेश को बढ़ावा देना, केवल बैंक खोलना, नए उत्पाद लॉन्च करना या टैक्स बढ़ाना। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अगर आपको पता है तो कमेंट करिएगा, और नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा निवेश को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है समय की प्रबंधन कौन सी विधि सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है दोस्तों प्राथमिकता तय करना। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? जो टाइम मैनेजमेंट है, तो टाइम मैनेजमेंट की सबसे अधिक प्रभावी विधि जो मानी जाती है वो ये है कि प्राथमिकता तय करना, प्रायोरिटी सेट कर देना कि कौन सा काम पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। नेक्स्ट है पोमोडोर तकनीक किससे संबंधित है? संघर्ष प्रबंधन, समय प्रबंधन, टीम वर्क या वित्तीय योजना। तो ये है इसका राइट आंसर है समय प्रबंधन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है संघर्ष प्रबंधन में विन विन स्ट्रेटजी का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक पक्ष की जीत और दूसरे की हार, संघर्ष को बढ़ावा देना, केवल एक पक्ष को फायदा पहुँचाना या दोनों पक्षों का संतोषजनक समाधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों पक्षों का संतोषजनक समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? संवाद और समझौता, दूसरे पक्ष को दोष देना, संघर्ष को नज़रअंदाज करना, आक्रामक व्यवहार अपनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवाद और समझौता, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन
समय प्रबंधन में 80/20 नियम का क्या अर्थ है? ठीक है, जो पैरेटो प्रिंसिपल है, तो 80/20 इसका क्या अर्थ है? अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि इसमें आपके गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। 80/20 नियम का अर्थ क्या है कि ऑप्शन पढ़िए। पहला ऑप्शन लिखा है कि 80% काम और 20% प्रयास से पूरे होते हैं। दूसरा है 20% कार्य 80% समय में होते हैं। 80% लोग समय बर्बाद करते हैं। 20% लोग ही समय का सही उपयोग करते हैं। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लीज़ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन नंबर 50 का आपको आंसर कमेंट करना है। ठीक है, चाहे भले ही आप तुक्का ही कीजिएगा, लेकिन आंसर देखने से पहले आप इसका आंसर कमेंट करिए मुझे, जितने भी लोग देख रहे हैं। ठीक है, और देखने के बाद मतलब कमेंट करने के बाद फिर देखिएगा कि आपका आंसर सही हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 80% कार्य 20% प्रयास से पूरे होते हैं। मतलब प्रयास आपका 20%, लेकिन कार्य कितने प्रतिशत? 80% पूरा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय प्रबंधन के लिए कौन सा उपकरण सबसे अधिक उपयोगी है? ईमेल चेक करना, कैलेंडर और टू डू लिस्ट, काम को टालना या किसी योजना के बिना कार्य करना? तो इसका राइट आंसर है कैलेंडर और टू डू लिस्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संघर्ष प्रबंधन की रणनीति नहीं है? संघर्ष प्रबंधन की रणनीति नहीं है, कौन सी नहीं है? सहयोग मतलब कोलैबोरेशन, टकराव कन्फ्रंटेशन, समझौता कॉम्प्रोमाइज या निष्क्रियता अवॉइडेंस? तो जो संघर्ष प्रबंधन की रणनीति नहीं है वो क्या है? टकराव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रोएक्टिव टाइम मैनेजमेंट का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है समय के अनुसार कार्यों को पहले से व्यवस्थित करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संघर्ष प्रबंधन में मीडिएशन का क्या अर्थ है? मीडिएशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन है संघर्ष को और बढ़ाना, किसी तीसरे पक्ष द्वारा समाधान निकालना, संघर्ष को अनदेखा करना या केवल एक पक्ष को समर्थन देना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी तीसरे पक्ष द्वारा समाधान निकालना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, समय प्रबंधन में डिलीगेशन का क्या अर्थ है? डिलीगेशन का अर्थ क्या है? कार्यों को दूसरों को सौंपना, खुद सभी कार्य करना, कार्यों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करना या केवल महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करना? तो दोस्तों, जो टाइम मैनेजमेंट में डिलीगेशन शब्द है, इसका अर्थ होता है कार्यों को दूसरों को सौंपना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संघर्ष प्रबंधन में अवॉइडेंस स्ट्रेटजी कब उपयोगी होती है? तो ये कब उपयोगी होती है? जब संघर्ष को टाला जा सकता हो, तब अवॉइडेंस स्ट्रेटजी ज़्यादा उपयोगी होती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग विधि का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है कार्यों को विशेष समय स्लॉट में बांटने के लिए, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघर्ष प्रबंधन की कंप्रोमाइज स्ट्रेटजी का क्या तात्पर्य है? तो इसका क्या तात्पर्य है? दोनों पक्ष कुछ त्याग कर सहमति बनाते हैं, केवल एक पक्ष की जीत होती है, संघर्ष को अनदेखा करना या संघर्ष को और अधिक बढ़ाना? तो दोस्तों, जो कंप्रोमाइज स्ट्रेटजी होती है, इसका मतलब है दोनों पक्ष कुछ त्याग कर सहमति बनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समय प्रबंधन में ईजेसॉवर मैट्रिक्स का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य उपयोग क्या है, सॉरी। तो इसका मुख्य उपयोग है कार्यों को महत्वपूर्णता और तात्कालिकता के आधार पर वर्गीकृत करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, समय प्रबंधन में पार्किंसन लॉ क्या कहता है? तो पार्किंसन लॉ क्या कहता है कि कार्य उतने ही समय में पूरा होता है जितना दिया जाता है, ये पार्किंसन लॉ कहता है। नेक्स्ट है, संघर्ष प्रबंधन में निगोशिएशन का क्या अर्थ है? तो निगोशिएशन का अर्थ है बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
समय प्रबंधन में बैचिंग टेक्निक का उपयोग क्या है? तो बैचिंग टेक्निक का उपयोग है समान प्रकार के कार्यों को एक साथ करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है संघर्ष प्रबंधन में अकोमोडेटिंग स्ट्रेटजी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है एक पक्ष अपने हितों को छोड़कर दूसरे पक्ष को लाभ देता है, इसी को कहते हैं एकोमोडेटिंग स्ट्रेटजी। अब चूंकि ये प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, सामान्य प्रबंधन, तो इसीलिए हमने इस लेवल के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। आप हमको कमेंट करके बताइएगा इसके पहले आप ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे या नहीं किए थे, ठीक है। अगर आप किए रहे होंगे तो फिर आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, और अगर नहीं किए थे, पहली बार कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगर आप तैयारी किए होंगे तो ज़्यादा टफ भी नहीं है, समझ आधारित प्रश्न है। अगर आप इनको समझ गए तो आप इनका आंसर बड़े आराम से दे लेंगे। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण श्रृंखला परियोजना प्रबंधन में समय प्रबंधन कैसे किया जाता है? तो ये किया जाता है अतिरिक्त समय जोड़कर कार्यों को प्राथमिकता देना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है संघर्ष प्रबंधन में थॉमस किलमन संघर्ष विधि कितने प्रकार के संघर्ष समाधान दृष्टिकोण प्रदान करती है? 2, 3, 5 या 7? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। 5 तो है, लेकिन कौन कौन सी है? तो ये 5 ये है प्रतिस्पर्धा, सहयोग, समझौता, परिहार और अनुकूलन। अब ये 5 जो है तो 5 दृष्टिकोण प्रदान करती है, कौन सी? थॉमस किलमन संघर्ष विधि। नेक्स्ट है गोल्ड रेट की अवरोध सिद्धांत का समय प्रबंधन में क्या योगदान है? तो इसका योगदान है बाधाओं की पहचान कर उसे दूर करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है रणनीतिक संघर्ष प्रबंधन। रणनीतिक संघर्ष प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है संघर्ष को नियंत्रित करके संगठनात्मक लक्ष्यों को पूरा करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है समय प्रबंधन में हाफस्टेड की सांस्कृतिक आयाम सिद्धांत का क्या महत्व है? इसका महत्व है दोस्तों विभिन्न संस्कृतियों में समय की धारणाओं को समझना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है संघर्ष समाधान के लिए हित आधारित संबंध दृष्टिकोण किस पर जोर देता है? तो ये देता है लोगों और समस्याओं को अलग अलग देखना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है समय प्रबंधन में पार्किंसन का नियम का प्रभाव कैसे कम किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है सख्त समय सीमा निर्धारित करके, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संघर्ष प्रबंधन में सर्वोत्तम वैकल्पिक समाधान का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बातचीत में सबसे अच्छा वैकल्पिक समाधान, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुगठित समय प्रबंधन का प्रमुख सिद्धांत क्या है? इसका प्रमुख सिद्धांत है दोस्तों समय की बर्बादी को कम करके उत्पादकता बढ़ाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है समावेशी वार्ता किस प्रकार का संघर्ष समाधान दृष्टिकोण है? जिसमें दोनों पक्षों को लाभ मिलता है, जिसमें केवल एक पक्ष को लाभ मिलता है, जिसमें संघर्ष को टाल दिया जाता है, या जिसमें केवल एक पक्ष की शर्तें मानी जाती हैं? तो देखिए जो समावेशी वार्ता है तो ये इसका जो दृष्टिकोण है संघर्ष समाधान दृष्टिकोण, तो ये है जिसमें दोनों पक्षों को लाभ मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है नियंत्रण का स्रोत। नियंत्रण का स्रोत का समय प्रबंधन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये पड़ता है आंतरिक नियंत्रण वाले व्यक्ति बेहतर समय प्रबंधन करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है वितरणवादी सौदेबाजी किस प्रकार की संघर्ष प्रबंधन रणनीति है? अब देखिए इतने हाई लेवल के क्वेश्चन हमने आपके लिए लाए हैं, आप हमको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्या और हाई लेवल के चाहिए या कि यही लेवल मेंटेन करके रखें, ठीक है। क्योंकि आपके कमेंट से ही तो हमको हौसला मिलता है और हमको ये समझ में आता है कि आप लोगों की डिमांड क्या है, किस प्रकार की क्वेश्चन लेवल आप चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिसमें एक पक्ष की जीत और दूसरे पक्ष की हार होती है, इसी को कहते हैं वितरणवादी सौदेबाजी। नेक्स्ट है समय प्रबंधन में
गैंट चार्ट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से प्रबंधित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संघर्ष प्रबंधन में शून्य योग संघर्ष का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है जब एक पक्ष की जीत दूसरे की हार के बराबर होती है उसको शून्य योग संघर्ष कहा जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब एक पक्ष की जीत दूसरे की हार के बराबर होती है तो उसको शून्य योग संघर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट है समय प्रबंधन में आइवी ली विधि का क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग है प्रतिदिन केवल 6 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हर्शी और ब्लैंचर्ड की परिस्थिति जन्य नेतृत्व मॉडल संघर्ष प्रबंधन में कैसे सहायक है? तो इसका राइट आंसर है विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार नेतृत्व शैली बदलने में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भावनात्मक बुद्धिमत्ता जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का संघर्ष प्रबंधन में क्या योगदान है? तो इसका योगदान है भावनाओं को समझकर बेहतर समाधान निकालने में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 2 मिनट का समय 2 मिनट का समय 2 मिनट का नियम यहाँ पे लिखा है 2 मिनट का नियम समय प्रबंधन में किस प्रकार सहायक होता है? तो ये होता है दोस्तों जो कार्य 2 मिनट में हो सकता है उसे तुरंत करना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्री एक्लेम्सिया मतलब गर्भाशय के दौरान उच्च रक्तचाप जिसको प्री एक्लेम्सिया कहते हैं। तो प्री एक्लेम्सिया का सबसे सामान्य लक्षण क्या होता है? अत्यधिक थकान, सूजन और मूत्र में प्रोटीन का बढ़ना, सामान्य रक्तचाप, वजन कम होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूजन और मूत्र में प्रोटीन का बढ़ना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान मधुमेह को गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं अगर गर्भावस्था के दौरान मधुमेह है तो का सबसे अच्छा प्रबंधन क्या है? तो ये है नियमित रक्त शर्करा की जांच और संतुलित आहार। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्लेसेंटा प्रीविया की स्थिति में प्रसव के लिए सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है? सामान्य प्रसव, सिजेरियन सेक्शन, सी सेक या घर पर प्रसव या कोई विशेष सावधानी की ज़रूरत नहीं है? तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि कोई विशेष सावधानी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है। ठीक है, तो डी नंबर तो गलत हो गया, लेकिन अब इसका राइट आंसर हो जाएगा सिजेरियन सेक्शन। नेक्स्ट है हाई रिस्क गर्भावस्था में शिशु के विकास की निगरानी के लिए कौन सी जांच सबसे महत्वपूर्ण है? रक्तचाप की जांच, सामान्य शारीरिक परीक्षण, अल्ट्रासाउंड और भ्रूण हृदय गति निगरानी या केवल गर्भवती महिला की ऊंचाई मापना। इसका राइट आंसर है अल्ट्रासाउंड और भ्रूण हृदय गति निगरानी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यदि किसी महिला का पहले भी समय से पहले प्रसव हो चुका है तो अगली गर्भावस्था में क्या किया जाना चाहिए? ठीक है, क्वेश्चन आप एक बार और पढ़िए कि यदि किसी महिला का पहले भी समय से पहले प्रसव हो चुका है तो अगली गर्भावस्था में क्या किया जाना चाहिए? क्या किया जाना चाहिए? विशेष प्रसव पूर्व देखभाल और निगरानी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हाई रिस्क गर्भावस्था में गर्भवती महिला को कौन से पोषक तत्व विशेष रूप से लेने चाहिए? कैल्शियम और आयरन, केवल शर्करा और वसा, अधिक नमक और मसालेदार भोजन या कोई विशेष पोषक तत्व की आवश्यकता नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और आयरन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हाई रिस्क गर्भावस्था में सबसे खतरनाक जटिलता क्या हो सकती है? गर्भाशय संकुचन, एमनियोटिक द्रव एम्बोलिज्म या बढ़ी हुई भूख या सिर दर्द। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमनियोटिक द्रव एम्बोलिज्म। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गंभीर प्री एक्लेम्सिया में कौन सा संकेत प्राथमिक रूप से देखा जाता है? तो ये देखा जाता है दोस्तों उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान DIC मतलब डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर
कोएगुलेशन का कारण क्या हो सकता है? एनीमिया, प्लेसेंटा एब्रप्शन, आयरन की अधिकता या उच्च कैल्शियम स्तर। तो इसका राइट आंसर है प्लेसेंटा एब्रप्शन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में सबसे घातक संक्रमण कौन सा हो सकता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कोरियो एमनियोनाइटिस, मामूली सर्दी या त्वचा संक्रमण। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आप हमको कमेंट करिएगा, अगर पता है तो, नहीं पता तो देख लीजिए। इसका राइट आंसर है कोरियो एमनियोनाइटिस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, IUGR मतलब इंट्रा यूटराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसका मुख्य कारण है प्लेसेंटल अपर्याप्तता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ का सबसे प्रभावी उपचार क्या है? इंसुलिन, स्टेरॉइड, कैल्शियम सप्लीमेंट या अधिक नमक। तो इसका राइट आंसर है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में एक्यूट फैटी लीवर का मुख्य लक्षण क्या है? पेट में हल्की जलन, हाइपोग्लाइसीमिया, सूखी त्वचा या बढ़ी हुई लाल रक्त कोशिकाएं। तो इसका राइट आंसर है हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाई रिस्क गर्भावस्था में कौन सा हार्मोनल विकार सबसे खतरनाक हो सकता है? हाइपरथायराइडिज्म, एडिसन डिजीज, पिट्यूटरी ट्यूमर या उच्च इंसुलिन स्तर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइपरथायराइडिज्म, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अगर गर्भावस्था में बार बार दौरे पड़ें तो इसे क्या कहा जाता है? एक्लैम्सिया, हाइपोटेंशन, माइग्रेन या ब्रेडिकार्डिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्लैम्सिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में फेटल डिस्ट्रेस का सबसे महत्वपूर्ण संकेत क्या है? भ्रूण की धीमी हृदय गति, बढ़ी हुई किकिंग, सिर दर्द या वजन बढ़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण की धीमी हृदय गति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, हेल्प सिंड्रोम का मुख्य लक्षण क्या है? हड्डियों में दर्द, प्लेटलेट्स की कमी, कम रक्तचाप या कैल्शियम की कमी। तो दोस्तों, हेल्प सिंड्रोम का जो मुख्य लक्षण है वो है प्लेटलेट्स की कमी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में ओलिगो हाइड्रामिनोस का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है गर्भ जल की कमी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, प्लेसेंटा एक्रीटा का मुख्य खतरा क्या है? भ्रूण की अधिक गतिविधि, कम अमनियोटिक फ्लूइड, गंभीर रक्तस्राव या हल्की थकान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंभीर रक्तस्राव। नेक्स्ट है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में भ्रूण की असामान्य हृदय गति को कैसे मॉनिटर किया जाता है? कार्डियोटोकोग्राफी, एक्सरे, MRI या ब्लड टेस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्डियोटोकोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एमनियो इन्फ्यूजन किस स्थिति में किया जाता है? भ्रूण का अधिक मूवमेंट, एमनियोटिक फ्लूइड की कमी, हड्डियों की कमजोरी या वजन कम होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमनियोटिक फ्लूइड की कमी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, गर्भावस्था में डोपलर स्टडी किसके लिए उपयोग की जाती है? तो ये की जाती है भ्रूण में रक्त प्रवाह की जांच के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी में टार्च प्रोफाइल टेस्ट क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों भ्रूण में संक्रमण की जांच के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? अमाशय, लघुआंत्र, यकृति या बृहदांत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लघुआंत्र। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लघुआंत्र बृहदांत्र वही है, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है, तो हो सकता है एग्जाम में आपको छोटी आंत और बड़ी आंत ना आके लघुआंत्र या बृहदांत्र आ जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, पाचक एंजाइम पेप्सिन कहाँ कार्य करता है? मुंह, अमाशय, यकृत या बृहदांत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमाशय में। नेक्स्ट है, वसा के पाचन में कौन सा मदद करता है? वसा के पाचन में कौन मदद करता है? ट्रिप्सिन,
पित्तरस, पेप्सिन या अमाइलेज? तो इसका राइट आंसर है पित्तरस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ स्रावित होता है? यकृत, अग्न्याशय, अमाशय या लार ग्रंथि? तो अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर पता है तो, और नहीं पता तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमाशय। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन के पाचन में कौन मदद करता है? माल्टेज, पेप्सिन, लाइपेज या अमाइलेज? इसका राइट आंसर है पेप्सिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? अमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या लाइपेज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमाइलेज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पाचन तंत्र में जल अवशोषण कहाँ होता है? लघुआंत्र, यकृत, बृहदांत्र या अमाशय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहदांत्र, मतलब बड़ी आंत में। नेक्स्ट है, अग्न्याशय का कौन सा एंजाइम प्रोटीन पचाता है? ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज या माल्टेज? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर है ट्रिप्सिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सलीवरी अमाइलेज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अमाशय में भोजन कितने घंटे रहता है? 1 से 2 घंटे, 3 से 4 घंटे, 5 से 6 घंटे या 7 से 8 घंटे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे तक भोजन जो है तो अमाशय में स्टोर रहता है। नेक्स्ट है, पित्तरस कहाँ बनता है? यकृत, अग्न्याशय, पित्ताशय या अमाशय? इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय भोजन को उदासीन करने का कार्य कौन करता है? लार, पित्तरस, पेप्सिन या ट्रिप्सिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पित्तरस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो अम्लीय भोजन को उदासीन करने का कार्य करता है वो करता है पित्तरस। नेक्स्ट है, छोटी आंत में पोषण अवशोषण किसके द्वारा होता है? विली, लार, अमाशय रस या बृहदांत्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, लार ग्रंथि कहाँ स्थिति होती है? यकृत, मुख गुहा, अमाशय या बृहदांत्र? तो दोस्तों जो लार ग्रंथि है वो मुख गुहा में स्थित रहती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अमाशय का पीएच मान क्या होता है? 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6 या 7 से 8? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 से 2। अमाशय का जो पीएच मान है तो 1 से 2 होता है। नेक्स्ट है, ट्रिप्सिन किस अंग से प्रभावित होता है? यकृत, अग्न्याशय, बृहदांत्र या अमाशय? इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। नेक्स्ट है, कौन सा अंग शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि अंग है? अग्न्याशय, यकृत, अमाशय या छोटी आंत? तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि कौन सा अंग शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि अंग है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृति। ठीक है, कुछ लोगों के यहाँ पे डाउट हुआ होगा कि छोटी आंत होगा, पर यहाँ पे छोटी आंत इसका आंसर नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, यहाँ पे आप रीजन पढ़ सकते हैं। क्या है कि अग्न्याशय क्या करता है? यह द्वितीयक ग्रंथि है, आकार में छोटा है। अमाशय यह एक मांसल शैली है, ग्रंथि नहीं है। छोटी आंत यहाँ पे इसका आंसर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यह पाचन का लंबा अंग है, ग्रंथि नहीं। नेक्स्ट है, मानव पाचन तंत्र में कितने अंग शामिल होते हैं? 4, 5, 6 या 7? तो इसका राइट आंसर है 7। कौन कौन से हैं वो अंग? वो ये हैं मुख, ग्रासिका, अमाशय, छोटी आंत, बृहदांत्र, यकृत और अग्न्याशय। टोटल 7 यहाँ से आप देख लीजिए। नेक्स्ट है, मल त्याग को नियंत्रित करने वाला प्रमुख अंग कौन सा है? लघुआंत्र, यकृत, बृहदांत्र या अमाशय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बृहदांत्र, मतलब बड़ी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या खनिज? तो इसका करता है वसा का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, यकृत में कौन सा प्रोटीन संश्लेषित होता है जो रक्त के थक्के बनने में सहायक होता है?
तो ये है फाइब्रिनोजन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गॉबलेट कोशिकाएं पाचन तंत्र में किसका निर्माण करती है? तो ये करती हैं दोस्तों म्यूकस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्न्याशय में बचने वाला प्रो एंजाइम कौन सा है? पेप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, अमाइलेज या लाइपेज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिनोजन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी आंत के कौन से भाग में अधिकतर पोषक तत्वों का अवशोषण होता है? डुओडेनम, जेजुनम, इलियम या बृहदांत्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेजुनम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कौन सा एंजाइम दूध के प्रोटीन को बचाने में सहायक होता है? तो ये होता है दोस्तों रेनिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आमाशय की परत किससे सुरक्षित रहती है? पेप्सिन, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या पित्तरस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यूकस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बृहदांत्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? मतलब बड़ी आंत का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? एंजाइम उत्पादन, जल अवशोषण, प्रोटीन पाचन या वसा पाचन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल अवशोषण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पाचन तंत्र की कौन सी परत भोजन को आगे बढ़ाने में सहायता करती है? तो ये करती है दोस्तों मस्कुलरिस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है किस अंग में कुप्फर कोशिकाएं पाई जाती हैं? यकृति, अग्न्याशय, आमाशय या बृहदांत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है ट्राइग्लिसराइड्स के पाचन में कौन सा एंजाइम कार्य करता है? ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज या पेप्सिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइपेज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्राव को उत्तेजित करता है? तो ये करता है गैस्ट्रिन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कौन सा अंग एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्रंथियों की भूमिका निभाता है? यकृति, अग्न्याशय, आमाशय या बृहदार्थ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ आमाशय में पेप्सिन को सक्रिय करता है? पित्तरस, अमाइलेज, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या ट्रिप्सिन? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है बृहदांत्र में मौजूद बैक्टीरिया कौन सा विटामिन उत्पन्न करता है? तो ये करता है विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अग्न्याशय से निकलने वाले बाइकार्बोनेट आयरन का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है अम्लीय भोजन को उदासीन करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? अग्न्याशय, यकृति, आमाशय या लघुआंत्र? इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृति। यकृत जिसको लीवर कहते हैं, तो यकृत क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट है लार में मौजूद माइसोजाइम किसके विरुद्ध कार्य करता है? बैक्टीरिया, वसा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल आधारित शिक्षण विधि का मुख्य लाभ क्या है? अनुशासन, त्वरित सीखना, अभिव्यक्ति विकास या पाठ रटना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति विकास। नेक्स्ट है फ्रोबेल ने किस विधि की शुरुआत की थी? तो इन्होंने की थी गिफ्ट और ऑक्यूपेशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है डाल्टन प्लान में मुख्य तत्व क्या है? अनुशासन, स्वतंत्र अध्ययन, रटन या मौखिक पाठ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार शिशु ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? अनुभव से, रटन से, सजा से या आदेश से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभव से। नेक्स्ट है कौन सी विधि में बच्चे को समस्या हल करने की स्वतंत्रता दी जाती है? प्लेवे, मोंटेसरी, परियोजना या फ्रोबेल?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परियोजना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्री स्कूल शिक्षा में कहानी विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा विकास, याददाश्त, अनुशासन या गणना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा विकास, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, रीजियो एमेलिया मुख्य विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? सजा, रचनात्मकता, पाठ रटना या मौखिक उत्तर देना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रचनात्मकता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट शिक्षा शास्त्र का प्रमुख आधार क्या है? स्वयं सीखना, सजा, अनुकरण या रटन? तो इसका राइट आंसर है स्वयं सीखना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, प्ले ग्रुप का उद्देश्य क्या है? प्रतियोगिता, सामाजिकता, परीक्षा तैयारी या मौखिक उत्तर? तो इसका राइट आंसर है सामाजिकता, सोशलाइजेशन जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोमोटर कौशल किससे जुड़ा है? सोच, शारीरिक गतिविधि, गणित या स्मृति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक गतिविधि। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन के कितने चरण होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, 5 कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। पूर्व तैयारी, रोकथाम, प्रतिक्रिया, पुनर्वास और पुनर्निर्माण। इसको आप वीडियो पॉज करके और पूरा पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य नुकसान कम करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कौन सी एजेंसी भारत में आपदा प्रबंधन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो वो है एनडीआरएफ। ठीक है, एनडीआरएफ की टीम। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ऑप्शन नंबर बी। अभी आपके टोटल कितने नंबर सही हुए हैं ये हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और तैयारी आप जारी रखिए, क्योंकि तैयारी आप सिर्फ एक उम्मीद पर कर सकते हैं। हमने जैसा कि अपने वीडियो के शुरू में कहा कि आपको सिर्फ उम्मीद के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, और किसी को ये एग्जैक्ट नहीं पता रहता है कि कौन सा क्वेश्चन आज आने वाला है। दोस्तों, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, सब के सब सिर्फ और सिर्फ संभावित क्वेश्चन ही बताते हैं। आप किसी एक पर ये ब्लेम नहीं कर सकते कि आपके क्वेश्चन नहीं फंसते और बाकी लोगों के क्वेश्चन फंसते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।